महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत मिल गई है और यूपी के उपचुनाव में 9 में से 6 सीटें बीजेपी को मिल गई हैं। यही ना बताया जा रहा है आपको, बताया जा रहा है कि देखिए कितना महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चिल्लाते रहते हैं। कोई ये मुद्दा बनता है क्या? जनता कितना खुश है, एक तरफा बीजेपी को वोट दे रही है। इस तरीके से कुछ लोग जो पेड हैं वो इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं। क्या आपको ये बताया गया कि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में वोट देने जाने से रोकने के लिए दरोगा जी रिवॉल्वर लेकर सड़कों पर दौड़ रहे थे? ये बताया गया आपको कि महिला के सामने एक रिवॉल्वर ताने खाकी वर्दी का दरोगा खड़ा हो गया था और उससे भिड़ती एक महिला नजर आई। उसने कहा कि गोली चलाने का अधिकार आपके पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसी एक तस्वीर आई, वोटर आईडी कार्ड चेक करना, बैरिकेड लगाना, किसी को भगाना, धमकाना, ये सब किया गया है यूपी के उपचुनाव में। और ऐसा किसी और चुनाव में इससे पहले नहीं हुआ है। मैं एक बार फिर से साफ कर रही हूँ, भाजपा जीत जाए, सपा जीत जाए, बसपा जीत जाए, कोई भी जीत जाए, लेकिन प्रशासन अगर इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर जाए और 20% जो लोग हैं उनको ये बताने लग जाए कि तुम्हें लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। और अगर इस तरीके की चीजें होती रही तो ये बात आप लिख कर रख लीजिए कि मोदी जी विदेश में जाकर कितना बड़ा भी डंका बजाते रहे, कितने भी बड़े बड़े मंचों से कहें कि लोकतंत्र की जननी तो भारत है, तो ये बात समझ लीजिएगा कि ये मंचों पर ही शोभा देगा। भारत में इस चीज का अस्तित्व बचा ही नहीं है। मैंने जिस तरीके से इस उपचुनाव में बहुत सारी खबरें आपको दिखाई, बताया कि खाकी वर्दी के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिले कि भाजपा कार्यकर्ता और खाकी वर्दी के जवान में कोई अंतर नहीं था इस उपचुनाव में, और उसी के बल पर 6 सीटें बीजेपी को मिली। और अगर आपको हमारी बात पर संदेह हो तो चैनल पर जाकर ऐसे बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते। बाकी ले देकर इस मसले पर कहना सिर्फ इतना है कि चुनाव तभी अच्छा लगता है जब वो पूर्णतः निष्पक्ष हो। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ संपूर्णानंद मल जी हैं, पूर्वांचल गांधी हैं। इतने आप सर पढ़े लिखे हैं, इतने दिनों से आप चुनाव देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, इससे पहले इस तरीके का भद्दा चुनाव होते देखा आपने? पहली बार मैंने देखा कि चुनाव में कई तस्वीरों को देखा, कई जगह से आई मीडिया से, कि किस तरीके से पुलिस भाजपा की मशीनरी बनकर, भाजपा के एज ए पार्ट ऑफ भाजपा एक्टिविस्ट और कार्यकर्ता जो बनकर बदल गई थी और उसको तब्दील कर रही थी वोट के में। और एक स्त्री के ऊपर एक मैंने देखा वीडियो में कि किस तरीके से एक दरोगा या पुलिस का जो भी हो, बड़ा अफसर हो छोटा हो, कंसर्न ये नहीं है, किस तरीके से महिला पर, यही डेमोक्रेसी है भारत की। क्या यहाँ भारत की डेमोक्रेसी पहुंच गई कि एक दरोगा और या पुलिस का कर्मी महिला के ऊपर, क्या डेमोक्रेसी रिवाल्वर के अधीन काम कर रही है भारत की? सवाल तो अब यहाँ आ गया है। पल्लवी जी, मैं सतही तौर पर कुछ बताऊं, इससे आगे बढ़कर मैं भारत की डेमोक्रेसी की तस्वीर के लिए थोड़ी सी डीप में जाऊंगा और ये बताऊंगा कि अब इस डेमोक्रेसी की हिफाजत केवल रिवॉल्यूशन से हो सकता है। केवल रिवॉल्यूशन कुछ कर सकता है कि ये डेमोक्रेसी अब बच पाएगी। इसलिए कि जो स्टेज आप देख रही हैं आज डेमोक्रेसी में, कि अब पुलिसमैन को डालने से डिमोरलाइज कर रहा है, उसको पुशबैक कर रहा है एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को, तो डेमोक्रेसी को अब डेमोक्रेसी न कहिए, डेमोक्रेसी दो की डेमोक्रेसी होती नजर आ रही है मुझे। हिंदुओं की डेमोक्रेसी को अलग ले जाया जा रहा है, मुसलमानों की डेमोक्रेसी हमारे में तो ये है ही नहीं है। हम तो जब तक जीवित हैं, मेरे आंख की रोशनी है, जब तक हमारे शरीर में खून है और प्राण है, तब तक इस मुल्क को, इस महान मुल्क को गांधी, पटेल, भगत सिंह, अंबेडकर और कलाम के इस महान मुल्क को नफरत और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, जीवित रहूंगा तब तक। और भारत को एग्जैक्ट आप जहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पष्ट अब हो गया है कि भाजपा एक ऐसा दल उभर के आ रहा है जो 80% लोगों को एक जगह खड़ा करना चाहता है और 20% को छांट के एक जगह खड़ा करना चाहता है, ताकि कोई मिक्सिंग ना रहे। और ये जो इंडियन कल्चर है, जो इसका एसिमिलेटिव नेचर ऑफ इंडियन कल्चर है, जो सम्मिलन की जो व्यवस्था है, जो इसका प्रकृति है, जो इंडियन कल्चर की,
वह हिंदू मुसलमान की समन्वित, और न जाने हिंदू मुसलमान नहीं, यूनानी, पहलव, शक, कुषाण, हून, अरब, तुर्क, सुनते जाइए, मुगल्स, इसी में मंगोल भी बीच में आ गए, और इसके बाद ये पश्चिम आप की हिस्ट्री बता रहे हैं। वर्तमान ये है कि लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लोग लिख रहे थे, बहुत सारे लोग इस जी, तरीके जी। की चीजें लिख रहे थे कि देखा ना, हम कह रहे थे कि हिंदू अब जग गया है, हिंदू अब किसी से दबेगा नहीं। उसने बटोगे कटोगे को एकदम सार्थक करके दिखा दिया है। महाराष्ट्र में देखिए कितना जो है वो वोटिंग प्रतिशत रहा, कितना जीत गए। देखिए वह इसी का परिणाम है कि हम इसका जो रिपरकशन होना है वो बहुत ही खराब होना है, और यही ये बता रहा है महाराष्ट्र में वोट इतना ज़्यादा उन्होंने पाकर, हमको लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ऊपर गए हैं। तो आप ये मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ की डेमोक्रेसी न खैरात में मिली है, न आसमान से गिरी है, न जमीन से निकली है, न कहीं दाएं बाएं से आई है। जो डेमोक्रेसी आज नरेंद्र मोदी के हवाले है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आज ये डेमोक्रेसी की जो जलालत है वो अकेले नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान के अंदर किया है। बहुत ही स्पष्ट आपसे बता रहा हूं कि जो उसका रिपरकशन आज आप देख रही हैं, दुष्परिणाम की एक रिवाल्वर ऐसे ताना हुआ एक दरोगा या जो भी हो, और मैंने देखा कि किस तरह डेमोक्रेसी ऐसे नहीं मिली है। डेमोक्रेसी कुर्बानी और फांसी का परिणाम है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन किसी के घर से नहीं आई है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आई है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को भ्रूणावस्था में ही बनारस में कत्ल कर दिया। इसकी जो आधारशिला है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वह 2024 के चुनाव में बनारस में ही रख दी गई थी, जब नरेंद्र मोदी के चुनाव के पर्चा दाखिला के समय बनारस में दर्जन से अधिक, न जाने कितने लोग, बड़े बड़े एक जाने माने एडिटर जिन्होंने अपने बेटे को भेजा था, ब्रजभूषण मार्कंडे जी ने, उनके बच्चे को लखेदा गया। एक जो ये यहाँ आजमगढ़ के मृतक हैं, लाल बिहारी उर्फ मृतक, इनको वहाँ से लखेदा गया, दर्जनों लोगों को हटाया गया। तो डेमोक्रेसी को तो भ्रूणावस्था मतलब में चुनाव लड़ने तक का भी मौका नहीं दिया नहीं, बिल्कुल। तो वो बनारस का जो वो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लखेदा गया था, और हो ये रहा था कि बनारस में मुझे लगा कि 100 से अधिक, मैं तो गया था 21 मई को, 21-22 को मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रचार करने गया था, और मेरे प्रचार से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने गोदौलिया पर और जो कचहरी है उस पर, और फिर जो है 80 घाट पर जो मैंने कैंपेन किया। अब नरेंद्र मोदी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में आ गए, जहां भी आए हों 6 लाख 7 लाख में रहते थे। लेकिन जो देश में यह हो रहा है, डेमोक्रेसी का जो हस्र इन लोगों ने करने की कोशिश की है, पल्लवी जी, वो अच्छा नहीं है। 2-3 फैक्ट्स और इस डेमोक्रेसी के बात में बताऊंगा कि हमारी डेमोक्रेसी आज मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, कॉरिडोर, अंधविश्वास, पाखंड के झुरमुट में छिप गई है। इनको वहीं से निकलती नजर आ रही है हमारी डेमोक्रेसी, अपनी डेमोक्रेसी। वोट बैंक जो इनके संचालित हो रहे हैं, वह किस ढंग से, आप देखिए कि कहां से वोट बैंक के संचालित कर रहे हैं, किस तरीके से, इनकी नजरिया क्या है। और नजरिया में 2 इंस्ट्रूमेंट बेहद खतरनाक किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 2 स्टेटमेंट यह है कि रिलीजन का इस्तेमाल बहुत शार्पली किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट है कि हिंदुओं को बांटने की साजिश नाकाम हुई, यह उनका शब्द है। पेपर में हेडलाइन बनाया गया था, जागरण में मैंने पढ़ा है, उसको कटिंग रखा हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी किस एकता की बात कर रहे हैं, किस हिंदुओं को बांटने की। तो हिंदू एकता, यह हिंदुस्तान हिंदू एकता का मतलब नहीं है। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदुस्तान का अर्थ है हिंदू मुस्लिम एकता की वह शक्ति, जिस शक्ति में गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, पटेल और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों का भरोसा था। हिंदुस्तान इन्होंने नहीं गढ़ा है, नफरत से हिंदुस्तान नहीं निकाला गया है। हिंदुस्तान निकला है एक साथ हिंदू मुसलमान की संयुक्त ताकत से। हिंदुस्तान, भारत, हमारे सामने जो भारत आज खड़ा है,
1857 का ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जा रहा था। और कोई बता दे कि उस दिन कहीं एक अंश इतिहास के पन्ने से कोई दिखा दे कि उस दिन भगवा, हरा झंडा, उस दिन नफरत हो, एक मंदिर और मस्जिद का झगड़ा ये दिखा दें और 1948 के पहले, तो मैं मान लूंगा। बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, बार बार कहता हूं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लड़ रहा था। लड़ क्या रहा था? उसकी जीनत महल, उसकी पत्नी ने कहा कि बहादुर अब तुम क्या, उसने जब मेरठ के सिपाही पहुंचे जमुना पार करके सवेरे 11 मई को, तो उसने कहा कि नहीं, अब हम लड़ने लायक नहीं है, हम नहीं तलवार उठाएंगे। उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बहादुर, आपके नाम हिंदुस्तान चलता है। तब उसने तलवार उठाई, उसके बच्चों को चुनवा दिया गया। लखनऊ में बेगम की तलवार बाज रही थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का सबसे बहादुर और 19वीं सदी का सबसे पारखी तोपची था गौस खां, वो लड़ रहा था। यहाँ अयोध्या में जिसको ये बात कर रहे थे, मौलवी अहमद उल्ला खां लड़ रहा था। युगरोज लड़ता था उस समय, लेफ्टी गवर्नर जो रानी से लड़ रहा था। और आप और कुंवर साहब उधर लड़ रहे थे। इस इलाहाबाद में जिसका नाम बदल के यह कर रहे हैं, वहां लियाकत अली लड़ रहा था। सभी जगह छोटे जमींदार, काश्तकार, किसान बाज रहे थे। इनकी लगता ऐसा है कि डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी ने पैदा किया हो और ये हिंदुस्तान इन्होंने पैदा किया हो। और ये जो नौटंकी हो रही है, दौड़ाया जा रहा है मुसलमान, आप उसको के मतदान से रोकने की कोशिश करेंगे। यह इसका रिपरकशन में बार बार कह रहा हूं कि इम्पैक्ट बहुत खराब होगा। और डेमोक्रेसी ऐसे चलती है कहीं लोगों का, डेमोक्रेसी माने लोगों का तंत्र, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। मुट्ठी भर लोग डेमोक्रेसी संचालित करेंगे। 5000 लोग यूं ही डेमोक्रेसी संचालित कर रहे हैं, 545, 238 और लगभग जो 4200 जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं भारत के। डेमोक्रेसी ऐसे चलेगी। और उसमें भी जिनको सत्ता मिल गई वो बंदूकों का इस्तेमाल करा रहे हैं। पुलिस ऐसे मशीनरी के रूप में जो वीडियो उपचुनाव में आई है उत्तर प्रदेश की, इतनी घिनौनी और इतनी, ऐसे डेमोक्रेसी चलता है क्या? डेमोक्रेसी का चलाने का यही रास्ता है? किसको आप करने की कोशिश कर रहे हैं? कहां जाएगी डेमोक्रेसी? लगता है कि जैसे डेमोक्रेसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपनी खेती हो, इन्होंने पैदा किया हो। जैसे बनारस में लगा कि डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी ने पैदा किया हो। डेमोक्रेसी शहादत और कुर्बानी का परिणाम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असंख्य लोगों के मारे जाने और दफन होने का परिणाम है, जिसमें आप किसी का नाम हिंदू मुसलमान का नहीं ले सकते। और ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस में तो यदि 100 लोग मारे गए तो हम लोग इतना पॉजिटिव बात करते हैं हर बार जी, मतलब हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, हम लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन इसका असर ना तो समाज पर उस तरीके से दिख रहा है। और जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो कभी बोला करते थे, जो कभी आलोचना किया करते थे, उन्होंने भी चुप्पी साध लेंगे। देखिए, 2 तरीके, बुद्धिजीवियों को किस तरीके से तोड़ा गया, फोड़ा गया, उनके ऊपर किस तरह का दहशत फैलाया गया। और जो एक मास है, जो वोटर है, जो ये जानता है डेमोक्रेसी का मतलब, वो जानता है कि बटन, उसका डेमोक्रेसी बटन तक सीमित है। उसको आनंद आता है ये सब बात जी जी, कि किसी अयोध्या का धर्म, अयोध्या हो, बनारस का हो, मथुरा का बात हो, बिल्कुल, कोई भी मस्जिद जो मंदिर हो जाए, जी जी, वो ये इंटरेस्ट का टॉपिक बनता जा रहा है कि वो जो है वो कम पढ़ा लिखा है, उसको जानकारी नहीं है। मुझे कोई खरीद दे, दुनिया की कोई ताकत, अयोध्या, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे कोई बता दे कि अयोध्या, मथुरा, उज्जैन, मुझे कोई केदारनाथ, ज्ञानवापी, मैं जानता हूँ, आर्कियोलॉजी का स्कॉलर हूँ, आर्कियोलॉजी का कोर स्कॉलर हूँ। ये भी नहीं कि कोई हम कहीं इधर से, और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने पीएचडी की है। ये सब जो है केवल नफरत फैलाने के लिए किया गया है। ये मीर जो ज्ञानवापी है, देखिए कब खुदाई कराने की कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी ने, मैंने कहा ना कि किस तरीके से रिलीजन का इस्तेमाल उन्होंने बनारस में, जो घटना आज जिस पर आप इतना परेशान हो रही हैं यूपी के लेके, हम देख रहे हैं कि वीडियो के ऊपर आपको काफ़ी कष्ट है, और कष्ट होना भी चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा भी नेशनलिटी और राष्ट्र से और इंसानियत से मोहब्बत प्रेम है, उनको कष्ट तो होगा ही होगा, और उस प्रत्येक को कष्ट होगा जो अनाज खा के कर्म की रोटी खाता है, अनाज खाता है
अपना काम करता है, किसी की चापलूसी और चाटुकारिता नहीं करता है, वो तो बहुत ही कष्ट में रहेगा। और एक सवाल जो आप कही है कि इतना बराबर बोला जाता है, इस पर डेमोक्रेसी पर सब पर हम लोग बोलते हैं, उसका असर। पल्लवी, एक अभी मार्कंडे काटजू, जस्टिस मार्कंडे काटजू का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब रिवॉल्यूशन के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं रह गया हिंदुस्तान, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना पड़ेगा। ये जो नफरत फैला रहे हैं रिलीजन के आधार पर, इनका नफरत, इनका वोट, इनका राष्ट्रवाद अयोध्या से निकलता है। राष्ट्रवाद का अयोध्या से कौन सा रिलेशन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हमको बता दे, 142 करोड़ का दुनिया के 9 अरब लोगों में से बताएं कि राष्ट्रवाद कैसे अयोध्या से निकल सकता है। राष्ट्रवाद तो जब निकलेगा तो व्यक्ति से निकलेगा, जमीन से। जमीन और व्यक्ति चाहिए, सुसंगठित प्रशासन चाहिए। जहां आप इंसानियत को दफन करते हैं वहां राष्ट्रवाद कैसे हो सकता? कौन कहता है कि राष्ट्रवाद अयोध्या से निकलेगा? और क्या मतलब हो रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि मैं भी इस नतीजे पर हूं कि बिना रिवोल्ट का सबको आना चाहिए। और रिवोल्ट का मतलब ये नहीं होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें हथियार चले और खून बहाया जाए, नहीं। चेंज होता है, रिवॉल्यूशन क्रांति होती है, परिवर्तन होता है कि हम इस सड़ी गली व्यवस्था से, इस अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग से, नरेंद्र मोदी के अंधविश्वास, पाखंड और ढोंग जो इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है डेमोक्रेसी को ट्विस्ट करने के लिए, अपने मुट्ठी में पकड़ने के लिए। तो ये जो है, जो आप जो मैं इलेक्शन में जो व्यापक तौर पर इन्होंने वोट को कैप्चर कराया है, उसमें इन्वॉल्व मशीनरी, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, सबसे ज्यादा पुलिस ही चुनाव लड़ी। मशीनरी की सपा ने ये कहा कि इस बार का चुनाव बीजेपी और सपा का नहीं था, प्रशासन और सपा का हो गया था। जब सपा का कोई नाम लेता है ना, तो आप जब लेती है ना, तो मुझे सच बता रहा नहीं, तो पीसी में उन्होंने कहा, मतलब पत्रकारों से उन्होंने ये बात कही कि पूरा चुनाव, और ऐसे अलग अलग वीडियोस भी आ रहे थे, बैरिकेड लगा दिया गया था, सबका वोटर कार्ड चेक किया जा रहा है, किसी का आधार कार्ड चेक किया जा रहा है। ये काम पुलिस का नहीं है, प्रशासन का तो नहीं है। बुर्खा उठाकर औरतों का चेहरा मिलाना, ये सब काम तो है ही नहीं ना पुलिस का। बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को, जो इतनी संख्या में है, इनके कार्यकर्ता, विधानसभा को घेर लेना चाहिए, चलने नहीं देना चाहिए किसी कीमत पर। अब ये तो यही बात हो गई कि हम जैसे कह रहे हैं टीवी पर आके, अखिलेश सिंह यादव घेरते क्यों नहीं हो विधानसभा को? घेरो, नहीं चलना चाहिए विधानसभा। इस तरह से तुम्हारा वोट लूटा जा रहा है, पुलिस मशीनरी वोट लूटने के रूप में काम कर रही है। और आप ट्विटर पे आके ट्विटर पे आके तुम ट्वीट कर रहे हो, इससे चलेगा? घेर लो इसकी मशीनरी को। कि गांधी यूं ही नहीं गांधी थे, जब गांधी रैमजे मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था, लेबर पार्टी का था, जब लंदन पहुंचे थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो गांधी ने कहा था कि देखो, सत्य अहिंसा के हथियार से तुम्हारी हुकूमत को एक दिन दफन कर देंगे। उसी के प्राइम मिनिस्टर से कह रहे थे। क्यों नहीं घेरता है सदन को, विधानसभा को? चलेगा कैसे? पुलिस वोटिंग कराएगी, पुलिस मशीनरी बनेगी। और देखिए, और ये करें, और चुनाव आयोग को रिप्रेजेंट करें, कहें कि चुनाव आयोग अब कोई चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी के जेब का आयोग हो गया है। हम नहीं, ये सभी जानते हैं, जो कहेंगे वो करेगा, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। यूपी के 9 इलेक्शन जो हुए हैं, उनका इलेक्शन पुनः निरस्त करके हम मांग कर रहे हैं। अब यह चिट्ठी लिखूंगा भी, सुप्रीम कोर्ट को लिखूंगा कि डेमोक्रेसी का तो कत्ल कर दिया गया है। कैसी डेमोक्रेसी? इससे हम कौन सी डेमोक्रेसी बनाएंगे जहां वोट ही नहीं डालने दिया गया? बैलेट पेपर से 9 क्षेत्रों का चुनाव कराया जाए, मैं ठंडे हिसाब से मांग करता हूं। और इसकी पूरे चुनाव को न्यायपालिका के किस देख रेख में कराया जाए। बिल्कुल फेल्योर है इस भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, वह बिल्कुल फेल्योर है। और फेल्योर नहीं है तो रियली जो है नरेंद्र मोदी के जेब की मशीनरी की तरह काम कर रहा है। वोट लूटा जाएगा, रिवाल्वर तानेगा दरोगा महिला के ऊपर। शर्म नहीं लग रही थी उसको? शर्म क्या मतलब है? उसको शर्म से क्या मतलब है? प्रमोशन का लालच है, प्रमोशन चाहिए उसको, सम्मान चाहिए इन लोगों का। और वोट डालने नहीं देंगे, ये क्राइम है वोट ना डालने देने का, ये पूरी तरह क्राइम है। और इस पर जो है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय को। अब कुछ बचा नहीं है डेमोक्रेसी के नाम पर जो बार बार कह रही हैं। हम इससे अधिक क्या कर सकते हैं? हम सड़क पर उतरे इनको तिरंगा लेके कि तुम्हारी डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलने देंगे। ये क्या मतलब है कि पुलिस तुमको पुश बैक कर रही है कि नहीं, हम वोट नहीं देने देंगे? और मैंने एक वीडियो में देखा कि किस तरीके से 2 महिलाएं आ रही हैं, उसको गोली मारने का कह रहा है।
उसको गोली मारने की बात कर रहा है। इसको तो रहने ही नहीं देना चाहिए सेवा के अंदर। कैसे महिलाओं पर गोली, उसने कोई गलत भी किया हो तो महिला के ऊपर गोली मारने का धमकी कैसे दे सकता है कोई जिम्मेदार अधिकारी पुलिस का? इस तरह डेमोक्रेसी कहाँ आ गई है? मैं क्या करूं, कौन सा अस्त्र हथियार बताऊं कि कहाँ ये डेमोक्रेसी नरेंद्र मोदी के जेब की भारत की डेमोक्रेसी हो गई है। और लोगों को उठ के नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से भारत की डेमोक्रेसी से बाहर नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी आबाद नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति, तिरंग, झंडा, हरा रंग, भगवा रंग की झुरमुट में छिप जाएगी। डेमोक्रेसी खोजने से नहीं मिलेगी। चंद लोग डेमोक्रेसी पर कब्जा करेंगे। अरे पुलिस की मशीनरी, अत्याधुनिक हथियार पुलिस वालों को दे के अकूत पुलिस वालों की भर्ती हुई है। हमारे जान का 24 घंटे खतरा है। मैं तो बराबर कहता हूं, एक सिपाही नहीं आता है। और मूर्तियों के ऊपर ड्रोन से और जो है धार्मिक स्थलों को, ये डेमोक्रेसी आप समझने की कोशिश करिए कि डेमोक्रेसी जो है रिलीजन के जो अंधविश्वास पाखंड है उसी के गट में गाड़ दी गई है डेमोक्रेसी को। उसके बाहर नहीं निकाल सकती। आप यहीं से सोचना पड़ेगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी को सत्ता से हर आदमी को हटाना चाहिए। रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है जिसमें युवा शामिल हो और जो है महिलाएं शामिल हों और जिम्मेदार लोग समाज के शामिल हों। प्रश्न करें जिम्मेदार लोगों से कि अरे अखिलेश सिंह यादव ट्वीट कर रहे हैं, कैसे बैठे हुए हैं, विधानसभा को घेरे, नहीं चलने देंगे विधानसभा को। कैसे चलेगा विधानसभा? डेमोक्रेसी हमारी है, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चलेगा कैसे चलेगा विधानसभा? माना कि उसमें जोगी जी का कोई रोल नहीं है, मुख्यमंत्री का, लेकिन पुलिस वाला कैसे डेमोक्रेसी को हैंडल करेगा? एक सिपाही दरोगा डेमोक्रेसी का संचालक है क्या? वोट कैसे उसने नहीं डालने दिया उस महिला को, मैं जो जहां तक देख रहा हूं। और न जाने कितने जगहों से इस तरह का मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से। घेर लो विधानसभा क्षेत्र को, घेर लो विधानसभा क्षेत्र को, विधानसभा को और चुनाव आयोग को। कहो कि हमको ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसा चुनाव आयोग में यकीन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करिए, गुहार लगाइए सुप्रीम कोर्ट से, वही बचा सकता है इस भारत की डेमोक्रेसी को। आज सुबह से मैं देख रही थी रुझानों में कैसे बताया जा रहा था कि ये मुद्दा काम कर गया, इस मुद्दे की वजह से वोट आ गया, इस तरीके की खबरें बताकर ये बताया जा रहा था कि ये जीत गए, फला वजह से जीत गए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जिस तरीके से प्रशासन का पूरा गलत इस्तेमाल किया गया उससे लोकतंत्र कितना मजबूत हो पाएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन अगर जनता का विश्वास लोकतंत्र से उठ गया ना, तो आप कभी इस बात पर गर्व नहीं कर पाएंगे कि भारत वो है जहां लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या भारत में ही हो रही है और हम सभी चटकारे लगाकर टीवी के अलग अलग तरीके के कलरों में भूल जा रहे हैं कि भारत की खूबसूरती लोकतंत्र में है। कुछ पेड पत्रकार हैं जो आपको झूठ दिखाकर ये बताने का प्रयास ही नहीं कभी करते कि जिस लोकतंत्र के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने खून की आहुति दे दी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत में चुनाव कभी इस तरीके से भी होंगे कि रिवॉल्वर, बंदूक और प्रशासन सामने होगी और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा होगा कि घर में वापस चली जाओ अन्यथा हम गोली चला देंगे। अब ये वाला जो काम हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। कई जगहों पर यह छपा है कि कुछ लोगों को जो है उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है, कुछ लोगों को और निकाला जाना है। जब कोर्ट ये बात सुनेगी तब कुछ और लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूं कि अगर 9-5 जितने भी खाकी वर्दी के दरोगा या कितने भी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इससे रिजल्ट पर तो कोई असर नहीं पड़ा। रिजल्ट तो जस के तस बने, 6-6 सीटें मिल गई। लेकिन जिन लोगों को वोट डालने से रोका गया है वो सभी लोग आज इस बात के साक्षी हैं कि कैसे लोकतंत्र तिल तिल मर रहा है और कैसे जो समझदार लोग हैं वो कुछ पैसे के और कुछ चकाचौंध के नशे में धुत हैं। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।